हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज उत्तराखंड पुलिस के लिए तीसरा वीडियो जो कि इतिहास से है, जो जीके 40 नंबर की पूछी जाती है, तो हम सोच रहे हैं इतिहास को पूरा कर लें। और इसमें आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने कल बताया आपको। तो आज देखते हैं कि इस पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। तो जो पहला बिंदु महत्वपूर्ण है वो अभिलेख से संबंधित है। जो सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, अभिलेखों के बारे में आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के अभिलेख हैं। कोई पत्थरों पे लिखा जाता है, कोई गुफाओं पे लिखा जाता है, कोई स्तंभों पे लिखा जाता है। तो सबसे जो पुराना अभिलेख है विश्व में वो 1400 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, जो कि बोगाज कोई अभिलेख माना जाता है। जो बोगाज कोई है वो तुर्की में है, एशिया माइनर में इसको माना जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व का इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख किया गया है। जो 4 देवता हैं वो हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नाश्यत्य। नाश्यत्य अश्विनी कुमार का देवता। तो ये प्रश्न बहुत बार बना है कि भारतीय 4 प्रकार, जो भारत के 4 देवता हैं उनका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो आपका उत्तर होगा बोगाज को अभिलेख, जो कि तुर्की में प्राप्त है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके पास बन सकता है कि जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, उनको भागवत कहा गया था प्राचीन काल में, उसका उल्लेख किस अभिलेख में है। तो ये हेलियोडोरस का अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, बेशनगर मतलब विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। ठीक है, तो भागवत धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो हेलियोडोरस का विदिशा या गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है वो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। एक तो आपको साहित्यिक स्रोत में मैंने बताया कि पुराण और महाकाव्य में मिलता है, पहले वाले वीडियो में बताया था। अब प्रश्न ये बन सकता है कि किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है और एक खारवेल की है, जो कि एक अब आपने 3 चीजें पढ़ ली हैं। अब आता है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख है, भारतवर्ष का उल्लेख है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट में लिख लेना, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष माने अकाल का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख यदि आएगा तो बंगाल में 2 अभिलेख हैं, इसमें 2 एक ही दे रखा है, सौगर अभिलेख। मतलब इसमें अकाल के बारे में चर्चा मिलती है, दुर्भिक्ष के बारे में चर्चा मिलती है। तो कौन सा अभिलेख है, वो है सौगर अभिलेख। अब आता है कि जो हूण है, भारत पर हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ये स्कंदगुप्त का है। डिटेल से आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का भारत पर आक्रमण करने वाले या भारत पर हूणों के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो वो मिलेगा भीतरी स्तंभ लेख में। अब आता है सती, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, प्रथम लिखित साक्ष्य ये कहेंगे तो ऐरण अभिलेख है। ऐरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। उसका एक मंत्री था जिसने, उसकी पत्नी सती हो गई थी, तो ये ऐरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो पहला प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में प्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो ऐरण अभिलेख में मिलता है। और उस समय शासक कौन था, तो गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। और इस सती प्रथा को बंद करवाने में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग्स गवर्नर जनरल जो भारत के थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे। 1829 में ये सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया था। तो ये अभी प्राचीन भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है। तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो आपका उत्तर सीधे हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। अब आ जाएगा कि कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास, गर्तावास मतलब गड्ढा घर, मतलब गड्ढे में घर बनाते थे, गर्तावास। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास या गड्ढा घर मिला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, जो गड्ढा घर होता था, गड्ढे में घर होता था, उसमें सीढ़ियां होती थी। किस नवपाषाण स्थल से मिले हैं, तो गुप्त कराल और ये
आपका क्या कहते हैं, बुर्ज होम से गड्ढागार मिला है। इसके अलावा देखते हैं प्राचीन सिक्के को, वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो आहस सिक्के कहा जाता था। प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? आहस सिक्के के नाम से जाना था। इसी को साहित्य में काशापण कहा जाता था। यदि वहां पर काशापण आपके पास ना हो, ना आहस सिक्के ना हो, यदि आहस सिक्के को आपसे साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछा जाए कि साहित्य में से क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? काशापण का होगा। सर्वप्रथम सिक्कों के लेखन का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। ठीक है, यवन में आपका जैसे मिनेंडर हो गया, डेमेट्रियस हो गया, ठीक है, इन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों में लेखन का कार्य किया। प्रश्न बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने किया। अब आता है कि समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये प्रश्न ऐसे बना के मिल सकता है कि किसके मुद्रा पर सिक्के से उसके संगीत होने के प्रमाण मिलते हैं? तो समुद्रगुप्त एक बड़ा संगीतज्ञ था। ठीक है, उन्होंने बीणा वादक सिक्के भी बनवाए हैं। और इसके अलावा देखते हैं अरिकमेडु एक पुदुचेरी, जो पांडिचेरी वर्तमान नाम है, पांडिचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं? तो पुदुचेरी या पांडिचेरी से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जो स्वर्ण भूमि कहा जाता है, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोज और जावा यव द्वीप में स्थापित है। मतलब भारत जब प्राचीन काल में भारत के संबंध किस देशों से थे? तो वर्मा हो जाएगा, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहा गया है, मलाया जिसको स्वर्णद्वीप कहा गया, कंबोडिया और जावा से संबंधित है। अब कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है कि अभिलेख और किस शासक का है? मैंने बताया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इस पर कुछ डेट डाली गई है, तो किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। दूसरा अभिलेख किसका है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नासिक अभिलेख बहुत बार पूछा जा चुका है, गौतमी बल्लवी श्री का है। प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवंडी यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। मैंने अभी बताया था ना, इसमें भारत में शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। तो मतलब इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है मिलान वाला। यदि पेपर टफ बन गया तो ऐसे प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो इसको आपने फोकस करना है। अब आता है प्रागैतिहासिक काल। मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। थोड़ा मैं बेस बता देता हूँ, इसमें शायद आपको समझ में ना आए। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता था जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, सिर्फ पुरातात्विक साधनों पर इंसान डिपेंड करता था। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध होते थे, लेकिन जो लिखित साक्ष्य से उन्हें पढ़ा नहीं गया। तीसरा जो साक्ष्य था ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य हैं और दोनों को पढ़ा गया था। ठीक है, तो आपको तीनों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल आती है। उस समय लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया। ये प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों, तो आप इस पर फोकस करना कि आदि ऐतिहासिक काल में जो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। उसका ऐतिहासिक काल में तो बहुत आ जाएंगे, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सारी सभ्यता इसमें लिखित को पढ़ा जा सकता था। जो भी लिखा गया है उसको पढ़ा गया, उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कार्य को प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए। वही जो मैंने आपको बताया, ज्ञानी मानव जिसे होमो सैपियंस, ये उच्च पूर्व पाषाण काल में आया। 3 कालखंड है। यदि आपने मेरा पूर्व वीडियो नहीं देखे हैं, उत्तराखंड पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने यदि मेरे लेक्चर नहीं सुने हैं, उसमें मैंने तीनों कालखंडों को बहुत विस्तार तरीके से समझाया है, तो आप देख लेना। होमो सैपियंस उच्च पूर्व पाषाण काल में लगभग 30,000 ईसा पूर्व के करीब इस मानव का विकास होता है। तो ये हमारा आदि पूर्वज भी माना जाता है होमो सैपियंस को, का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व, जो मैंने भी बताया है, हुआ था।
पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूर्व तो होगा ही, उस समय कृषि का कोई महत्व नहीं था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आग का जो आविष्कार हुआ कब हुआ, लेकिन ये पूरा पाषाण भी 3 कालखंडों में है। इसको भी जरूर आप मेरे वीडियो में देखें, पूर्व डिटेल से मैंने बताया कि आग का आविष्कार आखिर मानव ने कहाँ पर किया है। तो पूरा पाषाण काल के 3 खंडों में हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट यदि उसको आग का प्रयोग हो जाता तो मानव बहुत पहले विकसित हो गया होता। तो पहिए का आविष्कार देखिए, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। नव पाषाण काल का यदि हम कालखंड बताएं तो 8000 से 6000 की ईस्वी पूर्व के बीच में है। तो इसके अलावा देखो, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई। और सबसे पहले मानव ने किस पशु को पाला? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुत्ता को पाला। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था, जिसे अतरिपक्कम स्थान से मिला है। देखो, ये दोनों प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना आप सभी लोग। उसके बाद कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। देखो, ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक सबसे पहला स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। मतलब सबसे पहले जो कृषि का उत्पादन किया गया वो बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से किया गया। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। ठीक है, एवं जौ थी, लेकिन जौ का नाम पहले आता है, जौ और गेहूं। ये प्रश्न लिख लेना। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से भी बताएं? मेहरगढ़ से मिलता है। कोल्ड हिडवा से चावल के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अब बात होती है कि पल्लवरम नामक स्थान पर भारतीय पूरा पाषाण संस्कृति की खोज हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं। स्फटिक मतलब होता है पत्थर। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना सभी लोग। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में किसने भारत में औजारों की खोज की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। भारत में सबसे पहले सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृत्यु का टिला। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मृतकों का टिला। उसके बाद आता है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म प्राण मिलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ये रेडियो कार्बन, मतलब इसकी तिथि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है, जो सबसे मान्य है, ये प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो तिथि है वो कौन सी मानी गई है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये सबसे वो मानी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस काल में रही होगी। तो ये प्रश्न आपको देखना होगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ये प्रश्न बहुत बार बना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है, इसको नोट कर लेना आप लोग। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युगीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्य युगीन भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और इसके जो निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरी, सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती थी वो भूमध्य सागरी निवास करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे में स्थित था। पश्चिम मतलब हम समझ सकते हैं इधर को बलूचिस्तान हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, इसकी नदियां अभी आगे मैं पूरे उसके डिटेल से बताऊंगा, जो कौन से स्थल किस नदी पर हैं करके। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, जो वर्तमान में जैसे वर्तमान में है उसी प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। देख लो, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा, ये 6 बड़े स्थलों को माना गया है वहां पर। उसके अलावा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता और संस्कृत जो स्वतंत्रता के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत की सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि स्वतंत्रता 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं। लोथल और सुतकोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये दोनों कहाँ है? लोथल भी गुजरात में है, सुतकोतड़ा दोनों गुजरात में है। जुते हुए खेत, जुते मतलब जहां पर हम हल ये सब रोपाई करते हैं, जुते हुए खेत कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार प्रमुख स्मारक है, जिसमें मध्य स्थित स्नाना कुंड जो 11.88 मीटर का है। ठीक है।
उसके बाद जो आपके प्रश्न बन सकता है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो में एक नर्तक की मूर्ति मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। मोहनजोदड़ो में एक नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट की है। हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकल है। श्रृंगी मतलब श्रृंग, एक बैल वाला। ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सर्वाधिक उल्लेख किसका है? तो एक श्रृंग बैल का उल्लेख किया गया है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्नूदड़ो में है। प्रश्न बना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ थे? तो लोथल और चन्नूदड़ो में थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कि घरों में कैसी पद्धति थी? तो ग्रीड पद्धति थी, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल कौन था? गेहूं और चावल था, गेहूं और जौ था, सॉरी। सिंधु सभ्यता के मिठास के लिए प्रयोग करते थे, शहद करते थे। इसके अलावा लोथल और शुद्ध कोतड़ा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े के साथ कहीं से नहीं मिले हैं, लेकिन 2-3 स्थलों से मिले हैं। शुद्ध कोतड़ा से सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है शुद्ध कोतड़ा। तो घोड़े के अवशेष, ऐसा लगता नहीं था कि वहां घोड़े पाए गए, लेकिन एक स्थल है जहां से उनकी हड्डियां मिली हैं, जिससे ऐसा एहसास होता है कि सिंधु घाटी में घोड़े होंगे। तो स्थान है शुद्ध कोतड़ा, ये गुजरात में है। इसमें याद रखना। रंगपुर लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में चावल और भूसे के साग कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से मिले हैं, ये याद रखना है। शुद्ध कोतड़ा, कालीबंगा और लोथल सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष, ये तो मैंने बताया, लेकिन जो मुख्य बिंदु है शुद्ध कोतड़ा ही है। तौल के इकाई का नाप 16 के अनुपात में होता था। सिंधु सभ्यता में जो तौल होता है वो कितने के अनुपात में होता? तो 16 के अनुपात में होता था। और एक इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, इसको याद कर लेना, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित है मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी। प्रश्न बन सकता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया? मेलुहा कहा गया, मेलुहा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? तो पिग्गट ने कहा है। किसने कहा है? तो पिग्गट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में था। और इसके अलावा देखो, पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। और ये सिंधु सभ्यता एक तो नगरीय सभ्यता थी, दूसरा कैसा था? मात्र सत्तात्मक परिवार था वहाँ। समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता को तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार का ज्ञान उनको नहीं था। पर्दा प्रथा और वेश्या भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, कह रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन बिंदु थे मैंने आपको बता दिए हैं। कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, वैदिक सभ्यता। और ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी। कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, देखो, राखालदास बनर्जी ने 1922 में की, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। तीसरा कालीबंगा चन्नूदड़ो है, सिंधु के गोपाल मजूमदार ने 1931 में की, सिंधु प्रांत में है। कालीबंगा घग्गर नदी पर है। एक बार इस वीडियो को देख लेना, ये कौन सा स्थल कहाँ पर है? लोथल, ये शर्मा। लोथल की खोज भोगवा नदी पर रंगनाथ राव 1955-57 गुजरात में है। उसके आलमगिरीपुर हिंडन नदी पर है, यज्ञ शर्मा 1958 में है। और दासक नदी पर शुद्ध कांगेडोर है। और इंस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने की 1927 में। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह ने की है, धौलावीरा। ये सब वैदिक सभ्यता और थोड़ा बहुत। उसके बाद हम कल ये वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके लिए। तो हम जल्दी से जल्दी इतिहास की वीडियो को जैसे ही पूरा करेंगे तो हम राजनीतिक विज्ञान की ओर चलेंगे। 40 नंबर की जीके बहुत होती है, थोड़ा बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए कि आपको बेसिक जो नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, यदि आपको ये जीके में जिसकी पकड़ है, उत्तराखंड भी 40 नंबर का है और 20 नंबर का हिंदी। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में भी तैयारी कर रहे होंगे और थोड़ा नोट्स मेरे से जितना हो सकता है मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ। और खूब मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।